सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। आज मैं उन सारे बच्चों से बात करने आई हूँ जो देने वाले हैं दिसंबर 26 में अपना ग्रुप 1। और उस ग्रुप में मैं बात करूंगी आपका क्या स्ट्रैटेजी प्लान होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या लगता है बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 80 प्लस सिक्योर करना बहुत इजी है या बहुत डिफिकल्ट है? गाइस, इजी डिफिकल्ट तो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगी। इट इज, अगर आपने सही स्ट्रैटेजी से पढ़ा तो इट इज इजी, बट अगर आपने स्ट्रैटेजी से के साथ नहीं पढ़ा, रैंडम पढ़ते रहे, तो आई एम टेलिंग यू 40 प्लस लाना भी डिफिकल्ट है। इसलिए सारे बच्चों के साथ मैं आज लेके आई हूं क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप 80 प्लस चाहते हैं सिक्योर करना अपने सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। एंड आई एम टेलिंग यू, प्लीज एंड तक इस स्ट्रैटेजी को प्लीज सुनिएगा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ये बहुत आपको हेल्प करेगी आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे प्लान करना है अगले 4 महीने में, ताकि आप एग्जाम से पहले बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन में ना आए। हाँ, अब आप सोचोगे मैम अब भी से प्लानिंग का क्या काम है, बाद में कर लेंगे, दिसंबर में पेपर है। नहीं बेटा, पहली बात तो ऑब्वियसली आज से ये प्लानिंग होनी चाहिए और इफेक्टिवली इसको फॉलो भी करना पड़ेगा। सिर्फ सुन लिया, फॉलो नहीं किया, आई एम टेलिंग यू आप वापस से उसी स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाओगे। ये सोचोगे पता नहीं दूं नहीं दूं, दिसंबर में दूं, अगले जून में दूं। ये सारा कंफ्यूजन तभी क्रिएट होता है जब आज अभी आप इसकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं करते हो। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 80 प्लस सिक्योर करने की जिम्मेदारी मेरी है, और उसको कैसे करते हैं उसकी स्ट्रैटेजी सुनिए। सुनो बच्चों, एक चीज तो याद रखो, पहला पॉइंट, हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप कहोगे नहीं हमें पता है, पार्टनरशिप बस आता, ब्रांच आता, लॉस ऑफ स्टॉक आता। बच्चा ये हमें भी पता है, ऑब्वियसली बच्चा, हम रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, पेपर सेट है, पता है ऑलमोस्ट पेपर में एक सेट पैटर्न है, मतलब सेट इन द सेंस सेट पैटर्न है, ये हमें पता है। बट बेटा ये सारे सिलेक्टेड पेपर्स पे एम्फेसिस ज्यादा कब देंगे? अभी नहीं बेटा, अभी हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे स्टार्ट टू एंड। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक कैटेगरी वाले चैप्टर है जो हम एबीसी एनालिसिस में बताते हैं, वो सबको ज्यादा फोकस देंगे कब? अक्टूबर एंड नवंबर में, जब हम रिवीजन प्लान करेंगे। तब हम अपना रिवीजन इंस्टीट्यूट के पेपर पैटर्न पे, हमारी एबीसी एनालिसिस पे बेस करके हम उसको करेक्ट करेंगे। बट अभी से अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करोगे ना बेटा, आई एम टेलिंग यू आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। आपको लगेगा यार कम पढ़ा है, कम पढ़ा है, रोज अपने आप को ही बोलोगे। कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड में ये चलता रहता है, पता नहीं ठीक से पढ़ा नहीं है, मैंने तो बहुत सिलेक्टेड पढ़ा है, नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, आ गया तो बहुत बढ़िया। ये जो आप इस सिचुएशन में आ जाते हो ना, यही आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो आई एम टेलिंग यू 20 के 20 चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए और डिटेल में पढ़ने चाहिए। नो शॉर्टकट ऑन दिस। एंड अगर आपको देखना है कि किस तरीके से डिटेल में हमें इस चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, तो फटाफट एकत्वम फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल पे भी जाओ, वहां मैंने 5 से 6 डेमोज डाल रखे हैं। तब आपको समझेगा अच्छा, अकाउंट्स इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते ही इंटरेस्ट डेवलप होता, इंटरेस्ट डेवलप होते ही सारे चैप्टर्स अपने आप आपको समझ आते जाएंगे, अपने आप कनेक्ट होते जाएंगे। हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है बेटा। दैट इज द रीजन पहले आपको इजी इजी चैप्टर्स पढ़ाए जाते, धीरे 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 आपका फाउंडेशन बिल्ड किया जाता, तब जाके वो बड़ी चीजें पढ़ी जाती है। एंड आप सारे बच्चे क्या करते, डायरेक्ट पार्टनरशिप ब्रांच पढ़ लेते, जंप कर जाते बिना अपना फाउंडेशन क्रिएट किए। दैट इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। प्लीज आज से प्रॉमिस करो आप सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, हर एक चैप्टर्स को उतनी ही वेटेज दोगे, चाहे वो एग्जाम में ए कैटेगरी का हो या बी कैटेगरी का हो या सी कैटेगरी। फिलहाल आपका फोकस आपके फाउंडेशन को क्रिएट करना है एंड हर एक चैप्टर को पढ़ के कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। बाद में हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे ए कैटेगरी वाला द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर। यस, तो यस आप सब मुझे प्रॉमिस करेंगे कि यस मैम विल स्टडी ऑल द चैप्टर्स बिफोर द एग्जाम। दूसरी चीज, आप लोग क्या करते हैं, आपको लगता है जाने दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सिक्योर कर लेंगे मार्क्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ेंगे। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब तक समझोगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग लोगे नहीं, आपको फ्यूचर में जब जॉब में जाओगे आपको कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ ही नहीं आ रहा है। एंड तब आपको रियलाइज होगा फालतू में सीएमए बन भी गया, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कुछ पता ही नहीं। खुद पे फिर सेल्फ डाउट भी आएगा। तो मैं क्या कह रही बच्चों, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है बहुत अच्छी बात है, उस पर तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थेरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों आता।
क्यों नहीं हम उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में चार्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में भी आए, छोड़ के भी नहीं जाओ और एग्जाम में मार्क्स भी सिक्योर कर लेंगे। एंड इसीलिए अगर आप मेरी बुक देखोगे, उसमें मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एकदम समराइज चार्ट फॉर्म में दिया है, ताकि बच्चे जब उस चार्ट को भी देख लेंगे तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ आ जाएगा। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो एमटीपी में है, मॉड्यूल में है, आपके पीवाईक्यूज में है, वर्कबुक्स में है, हर कुछ जो पॉसिबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पूछ सकता है, मैंने वो सब कवर किया। तो क्यों ना बच्चे आज हम एक प्रॉमिस लें कि हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे वो थेरेटिकल हो जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब पहले पढ़ लोगे, तभी आपके पेपर में 80 प्लस आएगा। तो ये वाली चीज याद रखना, एक प्रॉमिस अपने आप से करो, नो सेलेक्टिव स्टडी एज ऑफ नाउ। अच्छा, ये बात तो आप सबने समझ ली, बट आपको क्या लगता है, मैम इतने सारे 4 सब्जेक्ट्स है ग्रुप 1 में, हम ग्रुप 2 भी देने की सोच रहे हैं। क्या हम सिर्फ क्वेश्चंस को देख के टिक टिक करके समझ जाएंगे क्या? क्या हम सिर्फ उसके ऑडिट करके हमको आ जाएगा क्या? ये आपकी तीसरी बहुत बड़ी गलती है। अगर टारगेट्स बड़े हो या छोटे कुछ भी हो, अकाउंट्स कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है जिसको देख के, मतलब आजकल तो थ्योरी सब्जेक्ट्स भी नहीं हो सकते बेटा, उसमें भी आपको बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ऐसे इतने अच्छे वास्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आप प्लीज प्रैक्टिस करके करिए, जस्ट डू नॉट वॉच इट। एंड टू इंश्योर दिस, मैं तो अपनी क्लास में फॉर श्योर ये करती कि भाई अभी के अभी क्लास में प्रैक्टिस करो, मेरे साथ तुम भी लिखो। मैं अपने लाइव बैच में बच्चों से कहती हूँ, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो। मैं उनको टेलीग्राम में कहती हूँ अपने होमवर्क शेयर करो, इससे मुझे पता चलता है बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। तो याद रखना बच्चों, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे कम टाइम है, ज्यादा टाइम है, कितना भी है, आपको प्रैक्टिस टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के कभी भी चैप्टर समझेंगे नहीं, चैप्टर आएगा नहीं, एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सिक्योर कर लोगे मार्क्स। तो गाइस, पहली एक चीज जो थी, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, थेरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे, हर एक सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, सारे सम्स जहां तक पॉसिबल है हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ एक दो सम ऐसा हुआ जो आपको लगता है एकदम हो जाएगा, उसको आप सिर्फ ऑडिट कर सकते हो। यस, एक और बड़ी मिस्टेक जो मैं चाहती हूँ आप लोग अवॉइड करो, आप लोग क्या करते हो, एमसीक्यू तो पढ़ते ही नहीं हो, एग्जाम के एक दिन पहले एमसीक्यू देखते हो। अरे भाई, आपको पता है क्या, आपके पेपर में ये 30 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है। आपको 30 मार्क्स कम लगते क्या? बहुत बड़ा वेटेज है भाई पेपर में। 30% ऑफ द पेपर इज एमसीक्यू, विच इज अ बिग परसेंटेज, जो आपको पता ही आएगा आएगा। उसको आप पढ़ते हो एग्जाम के एक दिन पहले। ब्लंडर, सही में मैं कह रही हूँ बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो आपको अगर ग्रिप लाना है अपने एमसीक्यू में, तो इसकी प्रैक्टिस लास्ट में नहीं होती है, इसकी प्रैक्टिस हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद तुरंत होती है। जैसे कि बेसिक ऑफ अकाउंट्स मैंने कंप्लीट किया, एंड कैश बुक ऑफ बीआरएस मैं कंप्लीट करूंगी, दोनों कनेक्टेड चैप्टर है, दोनों कंप्लीट होते ही इसका एमसीक्यू। डेप्रिशिएशन कंप्लीट होगा, इसका एमसीक्यू। क्लास के साथ ही एमसीक्यू करो, एमसीक्यू हैंडल करना आ जाता है, एमसीक्यू किस तरीके के आते हैं वो समझ आ जाता है, इमिडिएटली कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको वो टेक्निक पता होती है, एमसीक्यू में कौन सा टेक्निक लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एंड उसी वक्त जब सॉल्व करते हो तो आपको ये लास्ट में पूरा बर्डन नहीं आता। अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक एमसीक्यू वर्कबुक होता है, उसमें कितने सारे एमसीक्यू है, आप सब लास्ट डे पढ़ते हो। कैसे पॉसिबल है बच्चा? आपको अगर वो पढ़ना है, एमसीक्यू देखो, पहला चैप्टर का उसको सॉल्व करो, दूसरे चैप्टर का सारे एमसीक्यू सॉल्व करो। चैप्टर वाइज करोगे तो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा, और इकट्ठा बर्डन एक साथ एग्जाम के पहले नहीं आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, इसको करना चैप्टर के खत्म होते ही, डू नॉट लीव इट फॉर द लास्ट, इट होल्ड्स अ वेरी मच वेटेज, लार्ज वेटेज है एग्जाम में, विच इज ऑलमोस्ट 30%। तो अगर सपने बड़े हैं, टारगेट बड़ा है, तो यस, प्रैक्टिस भी ज्यादा होनी चाहिए, मेहनत भी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपको 80 प्लस टारगेट कर रहे हो, सारे चैप्टर्स और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू को हर चैप्टर के बाद ही सॉल्व करना और उसको देखना क्या आप एमसीक्यू कर पा रहे हो नहीं, कहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए, इमीडिएट उसको जाके चेक कर लेना। एंड लास्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता है आप लोग क्या करते हैं?
मान लो मैंने आज पहला चैप्टर पढ़ाया, हो गया, दूसरा पढ़ाया, हो गया, आपका भी हो गया, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो। चैप्टर्स तो आपके हो रहे हैं, बट आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। एंड जब तक आपके 20 चैप्टर्स खत्म होंगे, ऑलमोस्ट 3 महीने लग जाते हैं खत्म होने में। आप जब रेगुलर हमसे पढ़ते हो, लाइव बैच में पढ़ते हो या रिकॉर्डेड बैच में भी पढ़ोगे, 2.5 महीना तो आराम से आपका लग जाएगा पूरा कंप्लीट करने में। सोचो ना बेटा, 2.5 महीने बाद जब आप रिवाइज करने बैठोगे, फर्स्ट चैप्टर जो 2.5 महीने पहले किया था, उसको अगर खोल के देखोगे, कुछ याद आएगा क्या? नहीं याद आएगा बच्चों, नहीं याद आएगा। तो इमेजिन, आप जब बुक खोल रहे हो, आपको फर्स्ट चैप्टर याद नहीं आ रहा है, मॉरल बिल्कुल डाउन, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी और आपको क्या लगेगा, भाई मैं नहीं दे रहा ये अटेम्प्ट, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसी चीज से मैं आपको बचाना चाहती हूँ। लास्ट मोमेंट आप जो ये रिविजन करते हो पूरे सिलेबस खत्म होने के बाद, दैट इज अ रॉन्ग टेक्निक। आपको इफेक्टिवली, आई नो जो मैं वो बोल रही हूँ वो डिफिकल्ट टेक्निक है, अगर ये भी नहीं फॉलो करना है, 1 2 4 7 टेक्निक, मतलब पढ़ो, उसके नेक्स्ट डे रिवाइज करो, फिर 2 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 4 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो। बट मैं कहती हूँ जाने दो, अगर आपसे ये भी नहीं होता, आई एम नॉट ओवर बर्डनिंग यू, एटलीस्ट इतना तो करो। एक चैप्टर खत्म हुआ है, थोड़ा सा टाइम निकाल के संडे को वो चैप्टर को रिवाइज करो और उसका टेस्ट दे दो। फिर सेकेंड चैप्टर खत्म हुआ, उसको रिवाइज कर लो, उसका टेस्ट दे दो। एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना तो करो। रिवाइज ऑन अ चैप्टर वाइज बेसिस, वंस द चैप्टर गेट्स फिनिश, रिवाइज इट, गिव द टेस्ट। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं अपनी क्लास में इंश्योर करती कि जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं उनका हर चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लेती, ताकि वो उस टेस्ट के चक्कर में थोड़ा सा पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, और टेस्ट जब देते हैं उनको पता चल जाता है वेयर आर दे स्टैंडिंग, उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, कहाँ उनको और एफर्ट डालने की जरूरत है। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते तो सब है बेटा। हमेशा मैं कहती हूँ रिकॉल करना और रिवाइज करना, ये दो ऐसे वेपन है, जो बच्चे अपनी लाइफ में उसको रखते हैं, वो बहुत अच्छे से उस कम परसेंटेज वाले रिजल्ट में आपका नाम होता। आप वो पासिंग परसेंटेज वाले बच्चों में से होते हो। क्यों? आपने रिकॉल और रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में रख रखा है। एंड टू हेल्प यू इन दिस, हम डेली बेसिस में जब चैप्टर्स करते तो भी रिवाइज करते, सेशन स्टार्ट करते हैं तो रिवाइज करते, सेशन एंड करती हूँ तो रिवाइज करती हूँ, एंड पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से पूरा रिवाइज कराती हूँ। अगर इतना रिवीजन मैं करवा देती, थोड़ा सा आप उसमें एड ऑन करके, सिर्फ आप अपने एंड पे पूरा 1 डे 1 शॉट में रिवाइज करके उसका टेस्ट दे दो, डोंट यू थिंक इट विल बी चेरी ऑन केक? आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। यस बच्चों, ऑल माय सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, टारगेटिंग अगर बड़े हैं, टारगेट्स आपके बड़े हैं, स्कोर आपको अच्छा चाहिए, तो मेहनत आपकी तरफ से ज्यादा होनी चाहिए। और मेरे सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं फाइनली इसको समराइज करूं, प्रैक्टिस बहुत करो, रिवाइज रेगुलरली करो, कोई भी चैप्टर फिलहाल स्किप मत करो। ये 3 चीजें आप अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स को फॉलो करो, एंड आई एम टेलिंग यू, आपके लिए ये सब्जेक्ट इजिली निकल जाएगा। तो गाइस, इसी तरीके से अगर और आपको अपने सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कोई प्लानिंग चाहिए कि मैम कितने आज कितने चैप्टर में देने चाहिए, या बाकी किसी सब्जेक्ट में भी अगर इसी तरीके की प्लानिंग चाहिए, डू कमेंट अस, सो दैट मैं और मेरी पूरी टीम आपके हेल्प के लिए हमेशा है, और इस तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल एंड करती हूँ बेटा, इसी तरीके से आपसे मिलती रहूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।